एक शहर की मौत। अपनी बात करने से पहले पाम्पेई की बात करूंगी। पाम्पेई नेपल्स के पास इटली का एक प्राचीन शहर था। इसमें भी पहले ये समुद्री किनारे का शहर ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में यूनान के समुद्री जहाज़ों का बंदरगाह हुआ करता था। 310 ईसा पूर्व में एक रोमन जहाज यहाँ आया था, पर पाम्पेई ने उसे तट से लौटा दिया था। पर आखिर ये शहर जीत लिया गया और 80 ईसा पूर्व में ये रोमन कॉलोनी बन गया था। फिर इसने रोमन ज़बान, रोमन कानून और रोमन वास्तुकला अपना ली। कारोबारी जगह के साथ साथ ये आरामगाह भी था। इसकी आबादी 20 या 22 हजार थी। फरवरी 63 में यहाँ एक भयानक भूचाल आया। बहुत कुछ ढहकर ढेरी हो गया था, पर इसका निर्माण फिर शुरू हो गया। निर्माण जारी था कि 24 अगस्त 79 को यहाँ लावा फूट पड़ा और ह्यूमा शहर आग की गर्म राख के नीचे ढप गया। ये गर्म राख मेह की तरह बरसी थी। धरती से 6 फुट ऊंची इसकी तह जम गई थी और इसके लोग जहां बैठे या खड़े थे वैसे के वैसे उस गर्म राख में दब गए थे। और इस तरह सारा शहर गर्म राख और कुदरती धूल की 12 फुट ऊंची तह के नीचे ढक गया और कई सदियों तक ढका रहा। 16वीं सदी में एक नहर निकालते हुए कुछ इमारतों के निशान मिले और नेपल्स के बादशाह ने मार्च 1748 में बकायदा खुदाई शुरू करवाई और 1763 में शिलाओं की लिखाई से पता लगा कि वो पाम्पेई के खंडर हैं। पहली चीज जो मिली इसके बुत थे। फिर 1860 में इसमें से मरे हुए लोगों के निशान मिले। राख में गड़े जहां जहां भी थे वहां प्लास्टर ऑफ पेरिस डालकर ठीक वही रूपरेखा खोजी, जैसे लोग खड़े हुए, बैठे या भागते उस राख में गड़ गए थे। और इसी तरह खोजा कि उस शहर के घर किस तरह के हुआ करते थे, पीढ़े, पलंग और पालने कैसे हुआ करते थे। हाउस ऑफ सिल्वर वेडिंग, हाउस ऑफ गोल्डन क्यूपिड। और कहते हैं मूर्ति कला यानी बुतकारी और वास्तुकला में यह एक बड़ा अमीर शहर था। मैं भी थी पाम्पेई की तरह। पूरे 15 बरस मैं अपनी चुप और लंदन की धुंध में लिपटी रही। रोज सवेरे उठकर मैं सिंह का जामा पहन लेती थी और ईलिंग के एक स्कूल में नौकरी पर चली जाती थी। पर इन छुट्टियों में मैं रोम गई थी। मैंने रोम के गिरजे देखे। वहां कई औरतें मोमबत्तियां जला रही थी, पर मुझे कोई मोमबत्ती जलाने का ख्याल नहीं आया था। रोम का वो चश्मा भी देखा जिसमें एक सिक्का डालकर लोग मुरादे मांगते हैं, पर मैंने जेब में हाथ डालकर कोई सिक्का नहीं निकाला था। फिर रोम से फ्लोरेंस गई थी। वहां माइकल एंजेलो के चौक में लोग कबूतरों को चुग्गा चुगा रहे थे और उनको हथेली पर बिठाकर तस्वीरें उतरवा रहे थे, पर मुझे अपनी तस्वीर उतरवाने का कोई ख्याल नहीं आया था। फिर एक दिन रोम से नेपल्स गई थी और वहां से आती बार रास्ते में पाम्पेई देखा था। पर पाम्पेई के खंडरों में से घूमकर जब बाहर के दरवाजे के पास आई तो लोहे के दरवाजे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस तरह तो कभी किसी मर्द ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। मैं कांप गई और लोहे का दरवाजा पिछली तरफ उन खंडरों की तरफ ताकने लगा जहां कई स्तंभ और कई दीवारों के टुकड़े खड़े थे। और उसके कहने पर मैं भी उन्हें देखने लगी। कहीं कोई भी ओट नहीं थी। कभी होती होगी। कुछ चारों तरफ से बंद कमरे रहे होंगे और फिर उनके भी अंदर कुछ कोठरियां, पर अब सब कुछ चौपट खुला हुआ था। सारे रहस्य नीचे बिछे हुए थे और पता नहीं लगता था
कि कौन सी राह किधर निकलती थी और जाती कहां थी। राहों राहों के गले लगी हुई थी। एक लोहे के हाथ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मेरा हाथ सुन्न सा होने लग पड़ा। पहले मेरा दाया हाथ सुन्न हुआ, फिर दाई बाह, दाया कंधा, फिर बाया हाथ, बाई बाह और बाया कंधा। मैंने लोहे के दरवाजे से परे होने के लिए एक जोर लगाया, पर अब मेरे पैर भी सुन्न हो गए थे, लातें भी। लगा मैं भी पाम्पेई शहर की 20,000 लाशों की तरह एक लाश थी। वहां से जल्दी से बाहर निकलने के लिए दाया पैर आगे किया हुआ था और बाएं को आगे करने के लिए उसकी एड़ी जरा सी उठी हुई, और फिर वहीं की वहीं एक गरम राख में हमेशा के लिए लाश बनकर खड़ी रह गई। मैं किस दरवाजे में से निकली थी और किस राह पर जाना था कुछ पता नहीं। अब तो सब घर ढह गए थे और सभी राहें रो धोकर एक दूसरे के गले लग रही थी। फिर पता नहीं कितनी देर तक मेरी आंखें जलती और बुझती रही, और फिर मेरी छाती में कुछ सुबकने लगा कि इस पाम्पेई शहर की तरह मैं भी कभी हुआ करती थी। पिछले 15 बरस मैं अपनी चुप में और लंदन की धुंध में ढपी रही हूं। पता नहीं ये चुप और ये धुंध कितने फुट ऊंची थी। 6 फुट जरूर होगी, मेरे कद से 2 बालिश्त ऊंची, कि मैं सारी की सारी उसके नीचे आ गई थी। और मैंने भी इस मैं को कभी नहीं देखा था, अब देख रही हूं। मेरी छाती में एक शहर हुआ करता था, जैसे हर जवान हो रही लड़की की छाती में एक शहर होता है। और मेरे शहर में एक सबसे बड़ा आंगन वाला घर था, मेरे माँ बाप का घर, जहां एक सघन छाया वाला पीपल का पेड़ था। एक लंबी गली थी, मेरी सखी सहेलियों की, और गली के माथे पर एक बड़ का पेड़ था जो थके राहियों को सुख की सांस देता था। और वहां मेरी गली के मोड़ से दूर एक ऊंची अटारी दिखा करती थी, जहां रात को कितनी ही बत्तियां तारों सरीखी जलती थी, और रोज सुबह सवेरे जिसकी दीवार में से सूरज उगता था। और मैं भी, जैसे हर जवान हो रही लड़की अपने शहर की ऊंची अटारी को देखती है, इस अटारी को बार बार देखा करती थी। ये मेरा छोटा सा शहर फिर बड़ा हो गया। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज के नाटकों में खेलती थी। अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों वो पात्र मेरे शहर में बस गए थे, जिन्हें कहानियों में से निकाल कर मैं मंच पर लाई थी। मेरा कितना बड़ा शहर था, कितना सुंदर, पाम्पेई सरीखा। यह भी समुद्र के किनारे था। मेरा दिल भी समुद्र की ही तरह बहता था। और जब दूसरे देशों की किताबें पढ़ती थी, उनके पात्र नाव में बैठकर मेरे बंदरगाह पर आ जाते थे। और फिर एक दिन लावा फूटा। काली और बलती राख मेह की तरह बरसती रही थी, और सारा शहर उस राख के नीचे दब गया था। मैंने आज से 15 बरस पहले, जब उस शहर में से भाग निकलने के लिए दायां पैर आगे रखा था और बाएं पैर को आगे करने के लिए उसकी एड़ी जरा सी उठाई थी, तो वहीं की वहीं उस बलती राख में हमेशा के लिए लाश बन गई थी। पाम्पेई शहर का और मेरे शहर का इतिहास एक सा है। शायद इसीलिए मैं पाम्पेई खंडरों में चलती पता नहीं किस वक्त अपने शहर के खंडरों में पहुंच गई। सिर्फ एक फर्क है, पाम्पेई के किसी इंसान को अपनी लाश देखनी नसीब नहीं हुई थी,
और मैं खुद अपनी लाश को देख रही हूं। बाकी सब कुछ उसी तरह है। ये भी कि जैसे पाम्पेई के किसी भी आदमी को कफन नसीब नहीं हुआ था, मेरे मरे हुए शहर के भी किसी आदमी को कफन नसीब नहीं हुआ। सब लाशों के मुंह नंगे हैं, पहचान सकती हूं, और उस पहचान में से सबके नया नक्श याद कर सकती हूं। ये मेरी लाश, लचीले से जिस्म पर एक बड़ा सलोना सा चेहरा था। सीधी मांग निकालकर ढलवे बाल सवारे होते थे। कमर में सफेद रेशमी शलवार और गले में अक्सर हरे रंग की कमीज और हरे रंग का दुपट्टा होता था। कानों में पतली तार की बालियां। चेहरा भोला भी था, पर उस पर तांबे रंगी जिद भी होती थी, जिससे वो कभी बड़ा कोमल दिखता था तो कभी बड़ा सख्त। शनिवार और इतवार स्कूल बंद होता है। कभी कभी ये 2 दिन अकेली को मुहाल हो जाते थे, इसीलिए छुट्टियों में रोम गई थी। नहीं तो इकट्ठे 15 दिन घर के कमरे में रहती तो चारों दीवारों के बीच में 5वीं दीवार बन जाती। पर रोम से आकर मैं लंदन के अपने कमरे में नहीं, खंडहरों में चल रही हूं। खंडहरों में मैं अकेली नहीं, और कितनी ही लाशें हैं। आज शनिवार, कल इतवार। सोचा था 2 दिन इन खंडहरों में रहूंगी और एक एक लाश को पहचानूंगी। पर रात जॉर्ज का फोन आया। उसने एक फिल्म के लिए 2 टिकट लिए हुए थे, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, और मुझसे ना न की गई। शाम को उसके साथ फिल्म देखने चली गई। डी कैमरन, मशहूर इतावली फिल्म थी। इसमें एक जवान हो रही लड़की को एक लड़का अच्छा लगता है। लड़का लड़की को सलाह देता है कि आज रात वो कमरे में सोने के बजाय अपने घर की छत पर सो जाए। वो आधी रात घर के पिछवाड़े छत पर आ जाएगा। लड़की अपनी माँ से शाम के वक्त कहती है कि आज रात वो छत पर अपना बिस्तर बिछाएगी और बुलबुल का गीत सुनेगी। माँ मान जाती है और बाप भी, और फिर वो लड़की उस रात छत पर जाकर सो जाती है। सुबह अंधेरे लड़की का बाप जब जागता है, सोचता है कि छत पर जाकर लड़की को देखूं, कहीं उसे ठंड न लग गई हो। और जब वो छत पर जाता है तो वहां उसकी बेटी के पास एक लड़का सोया होता है। दोनों के गले में कोई कपड़ा नहीं होता। वो घबराकर वापस आ जाता है और बेटी की मां को जगाता है। कहता है, तेरी बेटी आज कोठे पर सोई थी क्योंकि उसे बुलबुल का गीत सुनना था। जाकर देख, उसने बुलबुल पकड़ ली है। जॉर्ज मेरे साथ की सीट पर बैठा हुआ था। फिल्म देखते हुए उसने मेरा हाथ अपनी टांग पर रख लिया और कहने लगा, ये बुलबुल तेरी है, ले ले। और फिल्म के बाद वो मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए आया। रात मेरे पास रह गया और रात फिल्म की उस लड़की की तरह मैंने बुलबुल पकड़ी थी। इस तरह की रात मैंने जॉर्ज के साथ पहली बार गुजारी है, पर वैसे पहली बार नहीं। ऐसी रातें कभी कभी गुजार लेती हूं, किसी के साथ भी। पहली बार बहुत घबरा कर ऐसी रात गुजारी थी। एक दिन मेरे जिस्म का रोम रोम इस तरह बल उठा था जैसे मेरे जिस्म का एक ही अंग मेरे अंग अंग में समा गया हो और मेरे एक एक रोम का मुंह रहम की तरह खुल गया हो। उस दिन एक अजीब सबब बना था। नहीं तो मेरे संस्कार मेरे गिर्द इस तरह कसे हुए थे कि मैं गर्म पानी की जगह रात को ठंडे पानी से नहाकर जिस्म को बर्फ की डली बना लेती और रजाई में बेसुध सो जाती। पर उस दिन मैं अपनी एक दोस्त औरत को मिलने चली गई। ये मेरी अंग्रेज दोस्त क्लेयर बड़ी उम्र की औरत है। उस दिन उसने मुझे एक चीज दिखाई, एक मर्दाना अंग जो उसी हफ्ते वो बाजार से खरीद कर लाई थी।
उसमें बैटरी के 2 सेल पड़े हुए थे। उसने बताया कि वो बैटरी के जोर से चलता है और उसके लव्स जैसे उस दिन उस पर तरस खा रहे थे। क्या करूं? अब इस उम्र में कोई मर्द पास नहीं फटकता। तलाक लिए 7 बरस हो गए हैं। पहले तो कभी 2-4 दिनों के लिए कोई जुड़ जाता था, पर अब ज्यों-ज्यों उम्र ढल रही है। और मुझे लगा, अगर मैंने अपनी जवानी अपने संस्कारों को दे दी, तो आने वाली उम्र में मुझे भी एक दिन क्लियर की तरह बाजार जाना पड़ेगा और बैटरी वाला ये रबड़ का टुकड़ा मेरी किस्मत बन जाएगा। और उस शाम मैंने अपने एक थोड़े से वाकिफ आदमी को खाना खाने के लिए बुलाया था। अपने मरण दिन को अपना जन्मदिन बताया था। फिर जल्दी से खाना बनाया, उसके लिए स्कॉच खरीद कर लाई और कमरे को ताजे फूलों से सजाया। अकेली औरत के पास अकेले मर्द ने मुश्किल से घंटा भर किताबों और फिल्मों की बातें की थी। फिर उसने लालसा से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ बेजान भी हो गया था, पर व्याकुल सा भी, और मेरे हाथ की तरह मेरा अंग अंग उस दिन की तरह आज भी पछतावा नहीं। सिर्फ रात जब जॉर्ज मेरे पास सोया पड़ा था, दिल में आया कि आज इसे अपने साथ अपने मरे हुए शहर में ले जाऊं। जिस तरह लोग पाम्पेई के खंडरों को देखने जाते हैं, मैं जॉर्ज को साथ ले जाऊं और उसे अपने शहर के खंडर दिखाऊं। फिर पता नहीं क्यों मैंने जॉर्ज को कुछ नहीं बताया। सुबह उठकर वो चाय का प्याला पीकर चला गया और मैं अकेली अपने शहर के खंडरों में लौट आई हूं। ये मेरी लाश और वे ऊंची ऊंची दीवारें उस अटारी की है जिसमें वीरेंद्र रहा करता था। ये दीवार के पास उसकी लाश, उसके सारे नक्श मेरी चाय में उभर आए हैं। चौड़े कंधों पर तना हुआ सिर, चेहरे का रंग गेहुआ और आंखें बड़ी काली, गहरी और तराशी हुई। वो आंखों से मेरी जान को खींच लिया करता था। उसकी इस अटारी में मैं कई बार रात सपनों में गई थी और अपने मेहंदी रचे हाथों से उसकी चारपाई पर उसका बिछौना किया था। उसके कौल करारों से भरी हुई मैं उसको उसकी गली के मोड़ पर मिलकर जब अपने माँ बाप के खुले आंगन वाले घर में आया करती, तो घर की दीवारें मेरे जिस्म को भींच लिया करती थी। मेरे बाप की गुस्सैल नजर से पीपल के पत्ते झर जाते थे और मैं धूप में झुलस जाती थी। और एक दिन मेरा अछूता कुआरा जिस्म छिल गया। घर पर आई तो मां ने अंगारों जैसी आंखों से देखा। चूल्हे में से एक लकड़ी खींचकर कहा, तुझे उसकी इतनी आग लगी हुई है तो ये बलती लकड़ी अपने अंदर डाल ले। सपनों में और सहेलियों से मर्दों की बातें सुनी हुई थी, महक सरीखी बातें, पर मां की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे एक बलती लकड़ी मेरी टांगों में रख दी गई हो। मैं कितने दिनों तक अपने कमरे में बंद पड़ी रोती रही और एक दिन मां किसी साधु को पकड़कर ले आई और इसका दिया हुआ तावीज घोलकर मुझे जबरन पिला दिया। सारी रात मैं चोरी चोरी से उल्टियां करती रही, पर सुबह जब वो मुझे मेरी सगाई का छुआरा खिलाने लगी, पता लगा कि किसी दुहाजू के साथ वो मेरा ब्याह करने लगी थी। वीरेंद्र हमारे मजहब का नहीं था और ये दुहाजू हमारे मजहब का था। मैंने छुआरे को मुंह में से थूक दिया और मां के हाथ से बाह छुड़ाकर वीरेंद्र के घर की ओर दौड़ पड़ी और अचानक धरती में से लावा निकल पड़ा। चारों तरफ काली और बलती राख उड़ने लगी। वीरेंद्र ने पिछले हफ्ते किसी लड़की से ब्याह कर लिया था और उस बलते शहर में से निकलने के लिए मैंने दायां पैर उठाया हुआ था और बायां पैर आगे रखने के लिए एड़ी उठाई हुई थी।
कि मैं वैसी की वैसी उस गरम राख में एक लाश बन गई। और ये है मेरे शहर के खंडहरों में मेरी लाश।